नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि पटरी रेहड़ी व्यापारियों को 10,000 तक लोन दिया जाए। रेहड़ी व्यवसायियों को आसानी से लोन मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आज अलग अलग राज्यों से 70 ट्रेनें यूपी आ रही हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसी भी मजदूर श्रमिक को कोई परेशानी ना हो। उन्हें उनके घर तक भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में बस लगवाई जाए। इसके अलावा सीएम ने अपील की है कि प्रवासी पैदल न चलें। सरकार हर किसी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8.41 लाख प्रदेश के जो रेहड़ी खुमचा और पटरी व्यवसायी हैं उनके लिए 1,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। हालांकि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी घोषित किया है कि रेहड़ी पटरी और ठेले पे व्यवसाय करने वाले लोगों की भी मदद की जाएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही पटरी व्यवसायियों के लिए घोषणा कर दी है। इसके साथ मुख्यमंत्री का कहना है कि लगातार प्रदेश में श्रमिकों का आना जारी है और 70 ट्रेनें आज पहुंचेंगी, यानी करीब 11 लाख से ऊपर प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। उनको रोजगार देने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और इस अकुशल और कुशल कर्मचारियों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही उन्हें बढ़िया राशन किट उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रूप धनराशि भी मुहैया कराएगी ताकि जब तक वो बेरोजगार हैं तब तक उनको किसी तरह कठिनाई ना हो। उसके बाद से उनको रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर गरीब प्रवासी मजदूरों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। मायावती ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे मजदूरों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार उद्योगपतियों को पास दे रही है, लेकिन घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। भाजपा की कलई खुल गई है। लखनऊ में सदर इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों में 2 सदर के रहने वाले हैं, जबकि एक शारजाह से आने वाला यात्री था। जिन जगहों से मरीज मिले हैं वहां पर सैनिटाइजेशन कर दूसरे लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। लखनऊ सदर इलाके के बनिया मोहाल में रहने वाले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इन दोनों को लोक बंधु अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि पहले इसी गली में संक्रमित मरीज मिले थे। इसे लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं शारजाह से आने वाला आजमगढ़ का 43 साल का युवक भी कोरोना पॉजिटिव निकला। अधिकारियों के मुताबिक हर संदिग्ध की जांच कराई जा रही है। दूसरी तरफ राजधानी के सबसे एक्टिव हॉटस्पॉट कैसरबाग इलाके में भी कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं। फिलहाल इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्ट कर जाँच के लिए भेज दिए हैं, जिसकी जाँच आने के बाद संक्रमित मरीजों की सही संख्या सामने आएगी। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तकरीबन 4,000 पहुंच गया है। कई मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल हटाए भी गए हैं। कोरोना का कहर बढ़ने के जिम्मेदार क्या सिर्फ डॉक्टर ही हैं? इस सवाल पर योगी सरकार चुप्पी साध लेती है। अभी तक एक भी डीएम को न हटाए जाने से कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टर भी खासे आक्रोशित हैं, जबकि यूपी के समस्त जिले अब कोरोना का दंश झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। आंकड़ा 4,000 पहुंचने वाला है। योगी सरकार ने एक दिन पहले ही सहारनपुर और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया है। जाहिर सी बात है, लापरवाही किसी भी तरह से अक्षम्य है, लेकिन प्रशासनिक अफसरों की भी जिम्मेदारी है। जिलों के एक भी डीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे डॉक्टरों में भी खासा आक्रोश है। इससे पहले लॉकडाउन फेलियर को लेकर के भी 40 जिलों के डीएम की रिपोर्ट्स आई थी कि उनकी लापरवाही है, उसके बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी हौसला अफजाई कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रेणु जलोटे हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश में कोरोना क्यों बेकाबू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिर प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और सिर्फ डॉक्टरों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद। मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैम,
अभी सहारनपुर और मेरठ चूँकि हॉट स्पॉट जोन है कोरोना के, और यहाँ से प्रिंसिपल्स को हटाया गया है। तेज़ी से कोरोना यहाँ पैर पसार रहा था, लेकिन जिन जिन जिलों में कोरोना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों में भारी दहशत है, वहाँ पर एक भी प्रशासनिक अफसर को अभी तक नहीं हटाया गया है। तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या आईएएस लॉबी कोरोना वॉरियर्स पे हावी है? देखिए, अभी जिन जिलों के आपने नाम लिए हैं वो ज़िले हॉटस्पॉट हैं, और रिसेंटली आगरा में भी बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई है, क्योंकि आगरा में करीब करीब हमारे 785 के करीब पेशेंट्स अब हो गए हैं, जिसमें कि करीब 25 डेथ्स भी हुई हैं। और वहाँ भी मेडिकल कॉलेज के हेड को हटाया गया, और फिर सीएमएस को हटाया गया, और सीएमओ को हटाया गया, एडिशनल डायरेक्टर को हटाया गया, इन सब को हटाया गया। पर उससे पहले मैं जैसा सोचती हूँ कि एक अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो कि योगी सरकार द्वारा सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को भेज के इन सभी जगहों में इंक्वायरी पहले करवाई गई है। तो अगर जैसा कि पता चला है कि वहाँ के स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, और उन्होंने कुछ कमी वहाँ पे पीपीई और ट्रेनिंग में भी पाई है, और इस वजह से शायद उनको लगा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट किया है। और इसमें जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, उन्हें डीजीएमई के दफ्तर पे ऑफिस में अटैच कर दिया गया है, और बाकी सीएमएस को अंडर सीएमओ अटैच किया गया है। इस पर लोगों में रोष है, डॉक्टर्स में रोष है कि जब वहाँ पे सीएमएस हैं तो उनको एक किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से अटैच करना चाहिए, ना कि उनसे डीएम ऑफिस से। पर इमरजेंसी स्टेट में गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले सकती है, इसके लिए हम लोग सही तरह से नियमों को जानें, तभी हमें पता चलेगा। वैसे नॉर्मली जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो अटैचमेंट उसी डिपार्टमेंट में होता है जिस बिल्कुल आपने सही बात कही कि यूपी के इतिहास में पहली बार है कि जब किसी सीनियर डॉक्टर को, सीएमएस रैंक के डॉक्टर को सीधे डीएम ऑफिस से अटैच किया गया है। ये आगरा में हाल ही में सरकार ने किया है, लेकिन आगरा के डीएम पीएन सिंह और संबंधित जो प्रशासनिक अफसर हैं उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जीके अनेजा को जो हटाया गया, उनके खिलाफ बाकायदा केजीएमयू के 2 डॉक्टर्स की जो है इंक्वायरी हुई थी, और उन्होंने एक जांच रिपोर्ट बनाई थी जिसमें लापरवाही के दोषी पाए गए थे। मैम, अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान आया है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का कि आने वाले 2 महीनों में कोरोना अपने पीक पर होगा। इसको लेकर के डॉक्टर्स क्या सोचते हैं? क्या वाकई लॉकडाउन का कोई असर नहीं देखने को मिला है जो कोरोना अपने पीक पर होगा? देखिए, लॉकडाउन का असर तो डेफिनेटली है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि उससे नहीं होता। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी वर्ल्ड में लॉकडाउन किया जा रहा है। इससे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे एक आदमी इन्फेक्टेड है और अगर वो बाहर सोसाइटी में फ्रीली घूम रहा है तो वो 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में अगर वो 3 हफ्ते घर पे ही रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो 100 लोग बच गए, और उनसे आगे इन्फेक्ट होने वाले भी 100 लोग बच गए। तो इस तरह से थाउजेंड्स में लोग बचे हैं, हमारे यहाँ लैक्स में लोग बचे हुए हैं। लेकिन ये हम कहेंगे कि सिर्फ लॉकडाउन करने से ही होगा, ये नहीं है ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन के बाद जब हम ओपन अप करते हैं तो उसे ग्रेजुअली करना है, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस तरह से करने का। और दूसरा सबसे बड़ी बात टेस्टिंग। हम लोग क्या एक कमी जो पर्सनली मुझे लगती है या बहुत से लोगों को लगती है कि टेस्टिंग का जो बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। मैं आपने टेस्टिंग की बात उठाई है, मेरा एक सवाल टेस्टिंग को लेकर के भी है। टेस्टिंग सरकार कह रही है हम लगातार बढ़ा रहे हैं, आंकड़े भी जारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर आगरा से लखनऊ केजीएमयू टेस्टिंग के लिए सैंपल्स आ रहे हैं तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। यही कोरोना की टेस्टिंग आगरा के पास मेरठ और नोएडा है, वहाँ हो सकती थी, या आगरा और लखनऊ के बीच में सैफई रिम्स हैं, वहाँ भी हो सकती थी। तो मैन पावर भी वेस्ट हो रहा है, संसाधन भी वेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी दावों पर भी सवाल खड़े करता है। केजीएमयू के तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तमाम अलग अलग ज़िलों से टेस्टिंग आ रही है और हम हज़ारों टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं, पहले ये तादाद काफ़ी कम थी। तो ऐसे में क्या कुछ सेंटर्स पर ही इतना बड़ा लोड है? इसको कैसे सरकार, क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस अफसर बैठे हैं वो सही गाइडेंस मुख्यमंत्री को नहीं दे रहे हैं? देखिए, ऐसे समय में जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स पे हों या वो आईएएस ऑफिसर से हों, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है।
डॉक्टर्स हिमुलेट होते हैं, वो कहते हैं हमने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे देख रहे हैं जा जाके, उसके बावजूद भी देखिए इतनी पॉपुलेशन है 120 करोड़ की, उसमें उसको मैनेज करना, देखिए ऊपर से नीचे तक सब जगह फेलियर्स थोड़े थोड़े हो रहे हैं, तो इसमें सभी लोग परेशान होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सेंटर्स पास हैं उसमें टेस्टिंग होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से मेरी भी रिक्वेस्ट है, और शायद सभी अगर पेपर्स के माध्यम से कहा जाए कि जो पास में टेस्टिंग हो, जिसका रिज़ल्ट फास्ट आ जाए, वो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि इस समय टेस्टिंग और प्रिवेंशन के लिए जो हम डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ें अगर हम लोग जनता को अच्छी तरह सिखा भी रहे हैं, सीख भी गए लोग, और इसे ही करें और ग्रेजुअली लॉकडाउन ओपन होगा, तो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि अगर आप टोटल लॉकडाउन करके बैठेंगे तो आपकी पूरी इकॉनमी चली जाएगी। अमेरिका में, यूरोप में देखिए क्या हाल हुआ है, और हम लोग जो स्टेज है इस टाइम हमारा 10.2 डेज़ में हमारी डबलिंग हो रही है। मैम, आपको ये लगता है कि कोरोना जो है अब आने वाले समय में क्या अपने पीक पे होगा, आंकड़े अभी और तेजी से बढ़ेंगे जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है? तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपकी क्या राय है कि कोरोना की मरीजों की संख्या अभी और तेजी से बढ़ने वाली है? देखिए हर चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर जिस तरह से बढ़ रहा है आंकड़ा, उस हिसाब से हम 10 दिन में डबल हो जाते हैं। डबल हो जाते हैं, आपने बहुत सही बात की, 10 दिन में डबल हो जाते हैं। एक मेरा सवाल ये भी है, कोरोना वॉरियर्स हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो अस्पतालों में 24-24 घंटे जूझ रहे हैं कोरोना से हमें और आपको बचाने के लिए, लेकिन इनके पास ना पीपी किट्स हैं, ना ज़रूरी संसाधन हैं, मास्क हैं। हालांकि अब सरकार प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जिस प्रकार से पीपी किट और मास्क और तमाम ज़रूरी संसाधनों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि घटिया संसाधन सुरक्षा के कोरोना वॉरियर्स को दिए जा रहे हैं, तो ये निहायती शर्मनाक बात है। और इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? क्या डॉक्टर्स के साथ ऐसा करना कुठाराघात नहीं कहा जाएगा? देखिए, आप लोगों ने, आपकी जो चैनल है उसने पहले भी इस बात को हाईलाइट करा है कि पीपी की मास्क की क्वालिटीज़ लो हैं और वो अप टू द मार्क नहीं है। आपने उठाया, बहुत अच्छी चीज़ उठाई है, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस पर काफ़ी इंक्वायरी भी हो रही है। और देखिए, लखनऊ में जहाँ तक मेरे को लगता है कि मास्क और पीपी सफिशेंट है, पर पेरिफेरी ज़िलों की अभी मुझे एग्जैक्ट नॉलेज इसकी नहीं है, इसलिए बारे में मैं नहीं कह सकती कि वहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है। और ये सच है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पर ये तो ईश्वर की कृपा है कि लखनऊ में या आसपास के ज़िलों में केसेस जो हैं उतने सीवियर नहीं हैं, और डेथ्स बहुत कम हो रही हैं, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज पीजी होने के कारण भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पर इसके ऊपर तो खैर जांच होनी चाहिए, और पीपी और मास्क बहुत अप टू डेट होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के, ये सच है। क्योंकि वो डॉक्टर्स की जान, वो पैरामेडिकल स्टाफ की जान हमारे लिए अमूल्य है। अनमोल है। बहुत सही बात आपने कही कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जान अनमोल है और निश्चित तौर पे सराहनीय है, और वो कोरोना वॉरियर्स 24-24 घंटे हमें आपको बचाने के लिए अस्पतालों में जूझ रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि कई जिलों से ये भी शिकायतें आ रही हैं मैम कि डॉक्टर्स को खाना सही नहीं मिल रहा है, क्वारंटीन सेंटर पे भी खाना सही नहीं मिल रहा है, और तमाम ऐसे, रायबरेली में एक डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये भी बहुत दुखद है कि डॉक्टर्स को जो है, मेनली वहाँ पे जो ज़िले के सीएमओज हैं उनकी जिम्मेदारी है, और इसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो अपने लोअर स्टाफ को एक इंस्पेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं। और वैसे तो जिम्मेदारी हमारी डिपार्टमेंट की है कि उनको बेस्ट दिया जाए। मैंने रायबरेली का वीडियो देखा था, और ज़िलों का मुझे उतना नहीं पता, पर हाँ, हल्की फुल्की खबरें ऐसी मैं सुन रही हूँ कि अच्छा नहीं है, पर ये टोटली सीएमओस की जिम्मेदारी है उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि सेंटर से बजट सीएमओस को अच्छा खासा गया है, और वो दे सकते हैं अच्छी से जगह रहने का, खाने का, सब इंसान। जब आप डीजी थी तब भी बजट जाता रहता था और तमाम तरह की बातें सामने आती थी। सीएमओस कभी कभी जिलों में अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपने हिसाब से पैसा खर्च करते हैं। लेकिन फिर मैं अपने वही सवाल पे वापस आऊँगा कि डॉक्टर बनाम आईएएस, अगर डॉक्टर पर कार्रवाई हो रही है तो आईएएस पर क्यों नहीं हो रही है, और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत संक्षेप में मैम इसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा। देखिए, मैं इतने हाई पोस्ट पे भी नहीं हूँ, मैं रिटायर भी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी भी यही राय है कि जो भी गलती है, इंक्वायरी सबकी होनी चाहिए, जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, और उनका ये कहना है कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर को हटाते हैं या एक डॉक्टर को कोरोना संक्रमण आगे जाने का, आंकड़ा बढ़ने का दोषी ठहराते हैं, लापरवाहियों का दोषी ठहराते हैं, तो जिले में प्रशासनिक अफसरों की भी पूरी जिम्मेदारी
रहती है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना ने देश के पटरी रेहड़ी व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है। इस तबके के 50 लाख गरीबों के लिए मोदी सरकार ने एक दिन पहले ही 5,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। यूपी से केंद्र ने लाभार्थियों की सूची भी मांग ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब फेरी कानून का सही स्टेटस खुद नगर विकास विभाग के पास नहीं है तो गरीबों को लाभ कैसे मिलेगा। कुछ समय पहले ही स्थानीय निकाय निदेशालय ने यूपी के 127 शहरी निकायों को नोटिस भी जारी किया था। कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा उन लोगों ने भुगता है जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं। ये लोग पटरियों पर रेहड़ी और तमाम ठेले खोमचे लगाने वाले हैं, जिनकी आमदनी का जरिया बेहद सीमित है। सरकार ने एक दिन पहले ही इनके लिए 5,000 करोड़ के एक पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें तकरीबन देश के 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जाएगा। लेकिन ये लोन कैसे मिलेगा? खास तौर से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे निकाय हैं, शहरी निकाय हैं, जिन्होंने अभी तक फेरी एक्ट के प्रति स्थानीय निकाय निदेशालय को सही आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे कई शहरी निकायों को पूर्व में स्थानीय निकाय निदेशालय ने नोटिस भी जारी किया था। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ नगर निगम के पास भी वास्तविक आंकड़ा नहीं है। आखिर लखनऊ की सड़कों पर कितने ऐसे रेहड़ी पटरी वाले हैं जो फेरी कानून के अंतर्गत आते हैं और इनको 10,000 रुपए का लोन सरकार देना चाहती है। वो कैसे देगी, ये देखने की जिम्मेदारी जिन अफसरों की है, वो अफसर केवल अपने अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं। हालांकि नगर निगम के अफसरों का कहना है कि यहाँ पर पंजीकरण कराने वाले रेहड़ी पटरी वालों को पूरा जो है भुगतान किया जाएगा और उसकी पूरी सूची जल्द ही बना के शासन को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सूची मांगी है उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग से कि प्रदेश में कितने रेहड़ी पटरी वाले हैं जिनको 10,000 रुपए केंद्र सरकार लोन देगी, उसकी पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभी तक अफसरों के पास पूरी सूची नहीं है और इसका सबसे बड़ा अगर कहीं फेल्योर है तो वो फेरी कानून को लेकर के है, क्योंकि फेरी कानून उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले लागू हुआ था। लेकिन इस कानून को लागू करने के प्रति यूपी के शहरी निकाय, नगर निगम बेहद उदासीन साबित हुए हैं। ऐसे में ये पैकेज 5,000 करोड़ का बड़ा पैकेज गरीब तबके के रेहड़ी पटरी वालों को कैसे मिलेगा, ये सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से प्रवासी कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए सरकार ने 1,000 रुपये खातों में भेजने की व्यवस्था की थी और उससे पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान पूर्व में मोदी सरकार ने किया था। इसका भी वास्तविक आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। यूपी में तकरीबन 20 लाख ऐसे कामगार थे जिनको जो यूपी सरकार के पास डिफरेंट श्रम विभाग और अन्य जगहों पर पंजीकृत हैं, लेकिन इसमें से तकरीबन 5.5 लाख श्रमिकों के ही खाते यूपी सरकार के पास थे। ऐसे में जब तक बैंक खाते नहीं खुलेंगे तब तक इन गरीबों को पैसा कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल था। हालांकि यूपी सरकार के लोगों का कहना है कि हमने नए खाते खुलवाए हैं, लेकिन जिन जिलों के डीएम के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अफसरों की ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने ऐसे गरीब थे, कितने ऐसे श्रमिक थे जिनके नए खाते यूपी में खुलवाए गए हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अगर रेहड़ी पटरी वालों के साथ देखने को मिला तो ये गरीब कामगार कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन भूख और अपना व्यवसाय चौपट होने से शायद आत्महत्याओं का सिलसिला पहले शुरू कर दे। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके चलते सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन और भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए साधारण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अलीगढ़ के छर्रा गांव में एक कपल ने सोशल डिस्टेंस रखते हुए शादी की। इस शादी में खास बात ये रही कि बिना मेहमानों के शादी की सभी रस्में पूरी हुई। लड़का और लड़की पक्ष से सिर्फ 4 लोग ही मौजूद रहे। लॉकडाउन में दूल्हे ने अपनी शादी पर कहा कि शादी में होने वाला खर्च जो बचा है उसकी राहत सामग्री जरूरतमंदों में बांटी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्यक्रमों में लोग शामिल होने से परहेज कर रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां पर मोदी नगर से आई बारात में दूल्हे पक्ष के सिर्फ 4 लोग पहुंचे, दूल्हे, दूल्हे की बहन और उसके माता पिता। तो वहीं दूसरी तरफ लड़की पक्ष की ओर से मौजूद 4 लोगों ने बारातियों का स्वागत किया। दोनों दूल्हा दुल्हन ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। मुंह पर मास्क लगाकर दोनों वर वधू ने 7 फेरे भी लिए, जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर विदा हो गया। दूल्हे का कहना है कि शादी में जो खर्चा होना था वो बचा है और उस खर्चे से अब वो राहत सामग्री दूसरे जरूरतमंद लोगों में बांटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेठ की तपती दोपहरी और हाथ में थैला, बोरा और बैग लिए बच्चों, जवान महिलाएं और बूढ़ों की कतार। इनमें से कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई मध्य प्रदेश से चला आ रहा है। कुछ के साथ परिवार है तो कुछ के साथ दोस्त, लेकिन सबकी मंजिल एक, अपना गांव। जिसे जो साधन मिला उसी पर सवार होकर चल दिए। जिनको नहीं मिला वो साइकिल या फिर पैदल ही निकल पड़े। एक महामारी ने लाखों प्रवासी कामगारों को बंजारा बना दिया है, लेकिन हौसलों के पंख लगाएं सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये लोग निकल पड़े हैं अपने गांव पर खत्म होने वाले लंबे सफर पर। देखिए न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की खास रिपोर्ट। मजदूर नहीं मजबूर, कैसे बन गए बंजारे, कोरोना त्रासदी की सच्ची तस्वीर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोज हजारों कामगार, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, दरअसल वो अपने घर इस कोरोना वायरस में वापस लौट रहे हैं। सियासी दलों की फाइलों के पन्ने तो इनके लिए गुलाबी हैं, लेकिन हकीकत के दावे और आंकड़े दोनों कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं, हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। दिल्ली में पिछले कई सालों से मेहनत मशक्कत कर छोटी मोटी नौकरी कर रहे लोग अब वापस लौट रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली से लखनऊ तक का सफर साइकिल से किया है। कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर जाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी साइकिल से बिहार तक की यात्रा करनी है। इनके पास हौसले और गांव पहुंचने के सपने के अलावा और कुछ नहीं है। मई की तपती गर्मी और ये शहीद पथ की रोड, इस रोड से रोज सैकड़ों लोग भारी तादाद में कोरोना वायरस का कहर जिन जगहों पर है, वो बड़ी बड़ी दूर से लोग इन रास्तों को नापते हुए चले आ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि दूरी कितनी है, कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल है। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए ये लोग इस रास्ते से चले आ रहे हैं। चाहे जितनी मुसीबत हो, चाहे जितनी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का सामना करते हुए और लगातार बढ़ते हुए, चाहे वो किसी वाहन का सहारा ले रहे हों, चाहे किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेना पड़ रहा हो, लेकिन ये सब, इन सब के मन में सिर्फ एक आशा है कि हमें अपने घर पहुंचना है, हमें अपने आवास पर जाना है, हमें अपने गांव में जाना है। इन सब के मन में सिर्फ एक बात है कि आखिर कब हम अपने घर पहुंचेंगे। और जहां ये काम करते थे वहां उन्हें ना तो शायद वेतन मिला, ना इनके पास इतने पैसे थे कि वो यहां पर आ सकें। ये तमाम लोग साइकिलों से आए हुए हैं और साइकिल से आए हुए ये लोग दिल्ली से यहाँ तक आए हैं। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। कब तक यहाँ तक पहुँचे? सर कब तक? 4 दिन में पहुँचे सर। तो दिल्ली से आए हैं, साइकिल से यहाँ तक पहुँचे। कहाँ जाना है? झारखंड जाना मुझे। झारखंड। दिल्ली से चले हैं, लखनऊ पहुँच गए हैं और इसी साइकिल से झारखंड तक ये जाएंगे। 500 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र इन्होंने इन साइकिलों पर तय किया है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? पंजाबी बाग, दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक कैसे आए? साइकिल से आए हैं। कोई ट्रक मिलता था, ट्रक पे बैठ के आते थे, फिर आ जाते। वहाँ क्या काम करते थे? कुक क्या काम? तो वहाँ पैसे वैसे खत्म हो गए थे? पैसे से देते नहीं थे, पैसे खत्म हो गए, इसलिए मजबूरी पे आने। दिल्ली सरकार से कोई मदद नहीं मिली? कुछ मदद नहीं मिली। रास्ते में कैसे कैसे आए, क्या समस्या? रास्ते में गाड़ी मिलती थी तो चलवा लेते थे, उसके बाद फिर साइकिल से आना पड़ता थे रास्ते में। किसी तरह साइकिल के द्वारा से, ये देखिए साइकिल, ये लखनऊ तक पहुँचे हैं और अब लखनऊ के बाद ये फिर से साइकिल यात्रा करेंगे और इसी साइकिल के द्वारा अब ये झारखंड की ओर जाएंगे। कोई रिकॉर्ड ये नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए साइकिल यात्रा का ये रिकॉर्ड बना चुके हैं।
तो गलत नहीं होगा, लेकिन इनके मन में सिर्फ एक आशा है कि हम किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं। इनका कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार से इन्हें मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं सड़क के रास्ते पैदल ही अपने गांव जाने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठन और सरकार इनकी लगातार मदद कर रही है। रास्ते में क्या सुविधाएं रही, किस तरह? यूपी में आने के बाद हमें सारी सुविधाएं मिली। वहाँ दिल्ली से हमें तो निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ से आदमी चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का काम एकदम नंबर 1 का है। यहाँ पे पुलिसकर्मी भी हमारी सहायता कर रहे हैं। वहाँ पे तो हमें रोका जा रहा है कि तुमको यहीं पे रहना है, यूपी में नहीं जाना है। जो आदमी दिल्ली के विकास में मदद कर रहा था, जो आदमी दिल्ली में रह रहा था, वहाँ काम कर रहा था, अब आज ऐसे समय में वो अपना पूरा परिवार, आप देखिए पूरे परिवार में बच्चे हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पैदल बता रहे हैं वहाँ से आए हैं। 20 दिन बाद ये राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं पूरा परिवार। हालांकि अभी इन्हें और आगे की यात्रा करनी है। एक और सज्जन है, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर, बस्ती जाना है मुझे। और दिल्ली में कोई भी केजरीवाल जी का सरकार हमारे है, कोई भी व्यवस्था सुरक्षा वहाँ नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे दिल्ली से बस्ती तक पैदल आ रहे हैं। रास्ते में यूपी में आके हम लोगों को हर व्यवस्था मिली है, दिल्ली में हमें कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। हमारे पास राशन कार्ड का अप्लाई कार्ड भी है, अभी तक वो वेटिंग में 48 वेटिंग कार्ड में डाला गया है। हमारे पास 2 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वहाँ हमें कोई व्यवस्था नहीं दिया गया था। मुझे 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली और मैं 2000 रुपये अपने गाँव से मंगाया, अपने भाई दोस्त यार से। वही पैसा लेके मैं पैदल निकला था। अभी मेरे पास ये सिर्फ 100 रुपये बचे हैं, आप देख सकते हैं सर, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यही मेरे पास टोटल सिर्फ पैसे बचे हैं और मेरे पास इतना देख लो, एक बच्चा और एक बीवी, 2 बच्चे पड़े हैं वहाँ पे। ये तस्वीरें दिल दहलाने के लिए काफी हैं। एक एक ट्रक में सैकड़ों मजदूर, पारा 40 के पार। ऐसी जगह जहां सांस लेना भी दूभर हो, ऐसे में ये लोग किस जद्दोजहद के साथ अपने घर जा रहे हैं, ये सिर्फ इनका हौसला ही है। ऐसे तमाम लोग भी थे जो बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन अब 2 महीने बाद पैसा खत्म होने के चलते वो वापस लौट रहे हैं। पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं, शायद दिल्ली से ये लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्या काम करते हैं? सर मोतिहारी बिहार से हम तो सर इलाज कराने के लिए गए थे बच्चे को, यहाँ एम्स में। बच्चे को इलाज कराने गए थे, फिर क्या हुआ वहाँ से, कैसे यहाँ तक आए? सर वहाँ से ट्रक पे आए हैं और बस से आए हैं। क्या बीमारी थी बच्चे को? सर इसका कान के चदरा में छेदा है, उसके आँख में इन्फेक्शन है। इन दोनों बच्चों को बीमारी थी और ये इलाज कराने के लिए गए थे और वहाँ फंस गए थे। कितने दिन वहाँ रहे? सर 2 महीना लगभग। किस तरह से गुजारा चला वहाँ? गाँव से सर पैसा मांगा के खाए हैं और पैसा खत्म हो गया। गांव में मना कर दिया, भाई कितना कर्जा दे, गरीब आदमी है। तो पुलिस से बात किए तो बोले कि चलो ठीक है, निकाल देंगे हम, जैसे तैसे ट्रक को बैठा देंगे, चले जाना, तुम्हारा किस्मत जाने आगे क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से सर मोतिहारी बिहार जाएंगे। और खाने की क्या व्यवस्था रही रास्ते में? खाने के सर प्रशासन द्वारा व्यवस्था था खाने पीने का। वहाँ से ये चले आए हैं दिल्ली से, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बीमार थे, लेकिन वहाँ से ये चले आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्हें किसी तरह भोजन मिल रहा है, समाज सेवी संगठनों द्वारा मिल रहा है, पुलिस के द्वारा मिल रहा है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरा परिवार लखनऊ तक तो आ गया है, लेकिन अभी इसकी यात्रा बहुत लंबी है। बिहार मोतिहारी तक जाना है। कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये कहना मुश्किल है। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, ये इनका हौसला है, इनके परिवार की जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी होती है परिवार की तो हौसले अपने आप बढ़ जाते हैं और उसी हौसले को लेकर ये लखनऊ तक पहुंच गए हैं और अब इन्हें बिहार तक जाना है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में कैसरबाग से कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी कैसरबाग सब्जी मंडी से जुड़े 4 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं एक मरीज ठाकुरगंज का है, लेकिन कैसरबाग के एक कोरोना पॉजिटिव ने निशादगंज इलाके के निवासियों में दहशत बढ़ा दी है। ये संक्रमित व्यक्ति यहां एक शव यात्रा में शामिल होने आया था। लखनऊ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना मरीजों के प्रति लापरवाही
भी सामने देखने को मिल रही है। हालांकि सीएमओ ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कैसरबाग सब्जी मंडी जिस प्रकार से कोरोना कैरियर के रूप में सामने आई है, वहां से तकरीबन 50 से ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। आज भी कैसरबाग सब्जी मंडी से 4 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर कहीं सामने आई है तो वो कोरोना पॉजिटिव मरीज की है, जो खुद निशादगंज इलाके में अपने एक परिचित की शव यात्रा में शामिल होने आया और इस परिचित की शव यात्रा में शामिल हुआ, बाकायदा शव विच्छेदन गृह भैंसाकुंड पहुंचा, अपने परिजनों के घर पूरी रात रुका, जिसे वहां के स्थानीय निवासियों में भारी दहशत है। और निशादगंज के लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ट्रीट किया जाता है तो ये निहायत ही शर्मनाक है। प्रशासन ने अभी तक निशादगंज को सैनिटाइज करने की कोई पहल नहीं की है। हालांकि नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी का साफ तौर पे कहना है कि भैंसाकुंड को 2 दिन पहले सैनिटाइज किया गया है, लेकिन आखिर जिस व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच हुई वो किस प्रकार से निशादगंज पहुंचता है, ये अपने आप में प्रशासनिक अफसरों पे सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर कोरोना की आपकी जांच हुई थी तो उसको घर पर ही क्वारंटाइन करना चाहिए था और प्रशासनिक अफसरों की टीम ने इस कोरोना पॉजिटिव मरीज को सीधे भैंसाकुंड से एम्बुलेंस में बिठाया है। इसका सीधा अर्थ है कि वायरस के प्रचार प्रसार में ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं अक्षम्य साबित होगी और इस पर तत्काल प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन अब अभी तक किसी भी प्रशासनिक अफसर पर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। निशादगंज के पूर्व पार्षद भी मानते हैं कि ये अफसरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला है और इस तरीके से अगर लापरवाही जारी रही तो कहीं ना कहीं लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी लगातार देखने को मिलेगी। कल की घटना का मैं विवरण देना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना हुई, जहाँ पर एक मृत्यु हुई जिसमें एक कैसरबाग के निवासी जो उनके रिश्तेदार थे वो यहाँ पर आए और उनका संपर्क लगभग 50 से 70 लोगों से हुआ और जब वो भैंसाकुंड पहुँचे तो उनको डॉक्टरों की टीम वहाँ से ले गई और बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। वो न्यू हैदराबाद क्षेत्र में और निशादगंज में दोनों जगह रहे। ये घटना किसी भी परिवार के साथ हो सकती, चाहे वो हमारा परिवार हो या आपका परिवार हो या किसी का भी परिवार के साथ ये घटना हो सकती है। हम लोगों ने इसकी सूचना, क्योंकि मोहल्लों वालों में और वहाँ के पड़ोसियों में बड़ा रोष था कि ये कैसी घटना हुई, तो हम लोगों ने सूचना आगे दी और लोगों को बताया गया कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। हम इस वक्त निशादगंज इलाके के पास में खड़े हैं, जहां पर लोगों में भारी दहशत है और यहां के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अभी तक नगर निगम ने हमारे इलाके को सैनिटाइज भी नहीं किया है। कम से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने जिन परिजनों के यहाँ रुका था उनकी पूरी जांच करानी चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि सभी व्यक्ति जो उनके डायरेक्ट संपर्क में आए थे उनकी जाँच कराई जा रही है और उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के इनडायरेक्ट टच में जो लोग आए थे, अभी अफसरों को उनकी पूरी जानकारी नहीं है और कहीं ना कहीं वायरस की जो चेन है वो इनडायरेक्ट तौर पे जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आते हैं उनसे बढ़ती आई है। और यही बात सदर में भी सामने आई थी। सदर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक करने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। अगर इसी तरह कोरोना पॉजिटिव मरीज खुले में घूमते रहे तो ये पूरे लखनऊ शहर के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे। सिर्फ निशादगंज ही नहीं, अलग अलग इलाकों के लिए भी एक बड़ा खतरा कोरोना संक्रमित मरीज बन सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अफसरों को लापरवाही कतई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आम जनता में पहले से ही कोरोना के प्रति काफ़ी दहशत है और अगर इसी तरह लापरवाही होती रही तो आम जनता कहीं ना कहीं अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन भी करने को मजबूर हो सकती है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कुशीनगर में सुरक्षा किट को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर और सीएमओ आमने सामने आ गए हैं। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को देखने वाले चिकित्सक सुरक्षा किट न मिलने से आक्रोशित हैं और उन्होंने आज अपने गुस्से का इजहार भी किया। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से डीएम दफ्तर तक शांति मार्च कर
विरोध प्रदर्शन किया। डीएम दफ्तर पर पहुंचे जिला अस्पताल चिकित्सकों ने डीएम के सामने अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ और सीएमएस दोनों अधिकारियों को तलब करते हुए चिकित्सकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम की डांट खाने के बाद बौखलाए सीएमओ ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर नेतागिरी करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल जिला अस्पताल के डॉक्टरों और सीएमओ कार्यालय के बीच गतिरोध बरकरार है। जिलाधिकारी के निर्देश पे मैं में गया था, जिसमें बात मुझे बताई गई, तो मैंने बताया पीपी किट किसको देना है इसकी एक नियमावली है। पीपी किट उनको देना है जो कोविड पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी करेंगे, बाकी जो लोग उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं उनको पीपी किट देना है। बाकी लोगों के लिए जो लोग कोविड मरीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं उनके लिए मास्क और ग्लव्स और एक एप्रन, प्लास्टिक एप्रन आता है पहन के ड्यूटी करने की मतलब गाइडलाइन है। हाँ, ज्ञापन में साहब डीएम साहब ने सीएमओ साहब सीएमएस साहब को बुला के कहा तो अब मिल जाएगा, कहें मिल जाएगा, हम डिस्पोजेबल दे देंगे। ये पीपी किट और ये है आज 100 पीपी किट हम लोग जिला अस्पताल में मिल जाएगा। कौशाम्बी में शौचालय निर्माण में खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी मिलीभगत कर लूट खसोट करने में जुटे हुए हैं। सराथू ब्लॉक के रामपुर धमावा गांव में 86 शौचालय का लगभग 10.5 लाख रुपए निकालने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ, तो डीपीआरओ गोपाल जी ओझा ने ग्राम पंचायत सचिव सुशील सिंह को निलंबित कर दिया। प्रधान को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दरअसल प्रधान और सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, आश्रय स्थल व मनरेगा समेत अन्य विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। विभाग की कार्रवाई से हड़कंप का माहौल है। कई आरोप था, जैसे कोविड में सहयोग न करना, आते नहीं थे और गौशाला में भी कुछ लापरवाही कर रहे थे। कुछ शौचालय भी उनके यहाँ अधूरे थे रामपुर धमावा में, जिसका जियो टैग नहीं हुआ था। इन्हीं कारणों से 86 शौचालय का जियो टैग बाकी है जी, लेकिन कुछ ही शौचालय अभी अनअप्रूव्ड है और उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है जी कि वो शौचालय अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुए, क्योंकि दोनों लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी है और गाँव देखने का उनकी। संभल के थाना रजपुरा के गांव पतई में गुजरात से लौटे लोगों का हेल्थ चेकअप करने गई आशा कार्यकर्ता पर हमला कर दिया गया। आशा कार्यकर्ता को पीटने के बाद दबंग खेत छोड़कर भाग गए। स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। आशा कार्यकर्ता को पीटने का आरोप गुजरात से आए लड़कों के पिता पर है। उस दिन भी झगड़ा किया और लड़के आ गए, तो उस लड़के भी चेक करा दिए मैंने 10 तारीख को, तो उसने आज मुझे घेर के पीटा है और मुझसे बोला जंगल में कि भोसड़ी वाली और बुला ले डॉक्टरों को। क्या करेगी डॉक्टर ने, तुमने हमारा क्या करवा लिया। मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर इलाके में भारतीय स्टेट बैंक के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की पहचान विपिन पुत्र गंगा निवासी मातावाली गली लक्ष्मी नगर के रूप में की गई है। इसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवक शराब पीने का आदी था और ज्यादा शराब पीने से वो नाले में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। स्टेट बैंक है लक्ष्मी नगर चौकी के पास यमुना पार पे। यही एक छोटा सा नाला है जिसपे सुबह एक डेड बॉडी मिली थी। उसकी पहचान हुई है विपिन सनाब श्री गंगा माता वाली गली लक्ष्मी नगर यमुना पार के रहने वाले हैं। पड़ोसियों का, घर के लोगों का कहना है कि ये शराब के आदी थे और अक्सर इनको रोड से उठा के लाया जाता था। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन्होंने शराब ज़्यादा पी ली थी और बगल में हैंडपंप लगा है, शायद पानी पीने गए होंगे, जिससे उसी नाले में गिर के इनकी मृत्यु हो गई है। प्रयागराज में धूमनगंज थाना इलाके के प्रीतम नगर विवेकानंद चौराहे के पास बिजली के सामान का व्यापार करने वाले तुलसीदास केसरवानी और उनकी पत्नी किरण केसरवानी, बहन निहारिका और पत्नी प्रियंका केसरवानी की दिन दहाड़े उन्हीं के घर पर चाकुओं से गला काटकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने अब खुलासा किया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के पीछे खुद उनका बेटा आतिश केसरवानी इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने छानबीन के बाद हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। धूमनगंज थाना इलाके में दिल को दहला देने वाले इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और दुकान पर जाकर उन्होंने बारी बारी से 4 लोगों की हत्या कर दी। ये नुकीले हथियार से, धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है और आज जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर गई, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए उससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें अंदर के किसी व्यक्ति का हाथ है। तो आतिश ने अंततः इसमें जब पूछताछ की गई तो अपना दोष स्वीकार कर लिया। उसने पूरा घटनाक्रम बताया, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और 2 अन्य गिरफ्तारियों के लिए टीम रवाना की गई है।
यूपी के कौशाम्बी में पिपरी पुलिस की हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। भगवतपुर निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पास गैंगस्टर दीपक पासी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की गई बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश के खिलाफ कई थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। थाना पिपरी का एक सीटर है दीपक पासी, और वो काफ़ी दिनों से लोगों को परेशान कर रहा था, और इधर आज जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया तो थाना पिपरी के पुलिस के ऊपर उसने हमला किया, जिसमें इनकाउंटर में वो गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से एक चोरी का मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा आदि बरामद हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।